अब की बार कैसे 400 पार? पीएम मोदी के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी को साल 2019 की तुलना में इस बार 67 सीटें ज्यादा जीतनी होंगी। एनडीए को भी अपना आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले बढ़ाना होगा। पीएम के चेहरे पर बीजेपी साल 2014 और 2019 की चुनावी जंग फतह करने के बाद अब साल 2024 के रण में उतरने जा रही है। कश्मीर से बिहार तक उत्तर भारत के इन राज्यों में 245 सीटें आती हैं, जिनमें पंजाब छोड़कर बाकी राज्य में बीजेपी बेहतर स्थिति में है। इसके बावजूद उत्तर भारत के राज्यों की सभी सीटें यानी 245 सीटें पर जीतना आसान नहीं, लेकिन 2019 की तुलना में बीजेपी की सीटें बढ़ जरूर सकती हैं। 400 का आंकड़ा पार करने के लिए एनडीए को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अपनी सीटें बढ़ानी होंगी, क्योंकि इन्हीं राज्यों में बीजेपी के पास जीतने का मौका दिख रहा है। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान की अधिकतम सीटें बीजेपी के पास पहले से ही हैं। बिहार में जेडीयू को फिर से साथ ले लिया है, जिसके बाद 2019 की तरह क्लीन स्वीप हो सकता है। इसमें बीजेपी के पास जिन राज्यों में सीटें बढ़ाने का मौका है, उसी आधार पर 400 का आंकड़ा पार होता दिखाई दे रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे मैदान में उतरी है। इस कारण लगभग 2 बार पूर्ण बहुमत मिला, मगर मोदी लहर के बावजूद कई बड़े राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। बीजेपी कश्मीर से लेकर बिहार तक अगर उत्तर भारत की सभी सीटें जीत जाती है तो उसे 245 सीटें मिलेंगी। ऐसा चमत्कार भारत की राजनीति में संभव ही नहीं है। 400 का आंकड़ा पार करने के लिए पार्टी को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी 10-10 सीटें जीतनी जरूरी होंगी, जो कि आसान टास्क नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए, आसान टास्क नहीं है, लेकिन जो मुश्किल है, जो नामुमकिन टास्क है, क्या उसे प्रधानमंत्री मोदी मुमकिन बना पाएंगे? कई सवाल हैं जिन्हें समझना होगा। साथ ही साथ यहां पर विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास खोने के लिए हिंदी बेल्ट में बहुत सारी सीटें पड़ी हैं, जिनको समझना होगा। आज 4 खास मेहमान यही समझाने के लिए। यश श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया यश आपका। अभिषेक वाजपेयी हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी। अंकित शर्मा बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी आपका भी। अनिल कुमार गर्ग हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार जी। चर्चा की शुरुआत अनिल जी आपके साथ ही करूंगा, क्योंकि तीनों पार्टियां अपनी अपनी बात रखेंगी, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट से मैं एक निष्पक्षता की उम्मीद हमेशा करता हूं। 400 पार का नारा उस वक्त, जिस वक्त हिंदी बेल्ट में ऑलरेडी सब कुछ बीजेपी के पास है। मेरे कहने का मतलब यह कि खोने के लिए विपक्ष के पास कुछ नहीं है। विपक्ष को अगर कुछ यहां पे मिलता है तो वो सौदे की, उनके लिए फायदे का ही सौदा होगा। लेकिन जब हम साउथ में चले जाते हैं, जब साउथ में आप कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वहां पर क्या ये जो राम मंदिर की लहर, मोदी लहर जो काम करती नजर नहीं दिख रही, कितना काम कर पाएगी? इसके साथ जो जवाब आपसे मैं जानना चाहूंगा, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के बाद तस्वीर बदली है, वहां भी एक झटका लग सकता है। किस प्रकार से देखेंगे? कितना आसान, कितना मुश्किल अब की बार 400 पार? राजेश जी, जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक साथ 2 बातें कही हैं। जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, खुद की पार्टी के लिए टास्क तय किया 370। जी, 370 का मतलब है 67 सीटें और जीतना। बिल्कुल। और अगर 67 जीते भारतीय जनता पार्टी और जीत जाती है और बाकी के जो घटक दल है अपनी सीटें बरकरार रखते हैं, तो ये 420, 423 का आंकड़ा तो हो ही जाएगा। बिल्कुल साहब, 400 पार तो फिर कहने की जरूरत नहीं है। तो या तो सिर्फ 400 पे अगर गाड़ी अटकनी है तो फिर जो सहयोगी दल है उनकी सीटें कुछ कम होगी, या भारतीय जनता पार्टी इस बार 435 के बजाय अपने को और ज्यादा सीटें देंगी, यानी अपने गठबंधन दल को 108 सीटों के मुकाबले 100 से कम सीटें देने वाली है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यह है, जहां जहां भाजपा सफल नहीं हुई, देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर, पहले हम उत्तर भारत की बात कर लेते हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को लगता है वो ज्यादा ताकत से आगे बढ़ सकते हैं, यानी सफल ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम उत्तर उसकी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछली बार एसपी और बीएसपी का गठबंधन था।
जिसके चलते गठबंधन को सीटें कम मिली, करीबन 16 सीटें इनको देनी पड़ी। ठीक है, देनी पड़ी मतलब जनता ने 16 सीटें इंडी गठबंधन को दी। लेकिन इस बार बसपा इनके साथ नहीं है जी, जबकि पिछली बार सबसे बड़ी ज्यादा सीटें अगर विपक्ष ने किसी ने जीती थी तो बीएसपी ने जीती, एसपी को तो मात्र 5 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 ही सीट मिली थी। तो अगर बीएसपी साथ नहीं है तो क्या एसपी को उसका लाभ मिलेगा, ये एक देखने की बात है। अगर बीएसपी को, हो सकता है बीएसपी, देखिए 2014 में बीएसपी 0 थी, गठबंधन हुआ तो बीएसपी को 10 सीटें मिली। तो अगर आप गठबंधन नहीं होता तो बीएसपी वापस 0 पे जाती है क्या? या एसपी को भी जो 5 सीटें जीती वो सीटें, क्योंकि एसपी ने बाद में वो 2 सीटें गंवा दी, आपको मालूम होगा जब बाई इलेक्शन हुआ। तो यहाँ पे भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वो 10 सीटें और ज्यादा कर सकती है, यानी ये 2014 जैसा कमाल कर सकती है। पंजाब है, पंजाब जो उत्तर भारत का एक क्षेत्र है जहां पे भारतीय जनता पार्टी को वो कामयाबी अभी तक नहीं मिली कभी जी। तो अगर उसको लगता है कि हिंदी बेल्ट में या पंजाबी बेल्ट में वो उसको कामयाब होना है तो पंजाब में ऐसा कर सकती है। या फिर बिहार में आप जेडीयू के साथ गठबंधन हो तो हो सकता है बीजेपी अपने लिए ज्यादा। देखिए सर अनिल कुमार जी अब हम आते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले, हम झारखंड की बात कर लेते हैं। यहां पर विपक्ष को हासिल करना है, उसको खोना कुछ नहीं है, यहां पे खोना बीजेपी को है। 10 साल के बाद सत्ता पर भी कई सवाल है सर, हमने युवाओं को डंडे खाते हुए देखा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास भी पाने का है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास पाने का है, बिहार में हो सकता है जेडीयू को इस बार कम सीटें दे और उत्तर प्रदेश में एनडीए को तो उतनी सीटें मिलेगी, 40 में 39 जीत चुके हैं, इससे ज्यादा क्या जीतेंगे। लेकिन हो सकता है कि बीजेपी अपने हिस्से की सीट बढ़ा ले। 2014 में 23 सीटें जीती थी, हो सकता है वो 16 से 23 पे जाए, ये मेरा कहना है। वापिस आते हैं हम साउथ पर। साउथ में भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कांग्रेस भी वहां मजबूत नहीं है, वहां पे जो दूसरे घटक दल है, क्षेत्रीय दल है, वो मजबूत है। नहीं, कर्नाटका में जीत के बाद, तेलंगाना के जीत के बाद ये बात आपकी पछती नहीं है सर? नहीं, आप देखिए कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें एमपी की ज्यादा है। अगर हम देखें कर्नाटका का पिछला चुनाव देखें जी, तो कर्नाटका के चुनाव में पिछली बार सीटें कितने जीती थी? उसमें तो अधिकतर सीटें बीजेपी के पास थी जी। और तेलंगाना में बीआरएस के पास थी। कांग्रेस के पास क्या था? अगर आंध्र प्रदेश में जाए तो वाईएसआर कांग्रेस के पास था। तो पहले सत्ता भी वहां पर कर्नाटका में, तब सत्ता भी तो बीजेपी की थी ना। कांग्रेस के पास तो भारतीय जनता पार्टी से 1 सीट कमी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पास 29-30 सीट थी तो कांग्रेस के पास 1 सीट कम थी। लेकिन यह मानना पक्का पड़ेगा कि इंडी गठबंधन के पास भारतीय एनडीए गठबंधन के मुकाबले ज्यादा। अगर मैं महाराष्ट्र में पूछ लूं, बिना उद्धव के कैसे संभव हो पाएगा? कैसे जवाब देंगे आप? नहीं, ये भी एक देखना दिलचस्प है कि उद्धव के स्वर कल से बदले हैं। उद्धव ने कल से कहना शुरू किया कि प्रधानमंत्री मोदी से हमारा कोई वैर नहीं, हम तो इनके स्वाभाविक मित्र रहे हैं। यानी अभी ये देखिए राजनीति के बड़ी अजीब खेल है साहब। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे इतनी बुराई करने के बाद कब वो एनडीए में लौट जाए कोई पक्का नहीं है, एक बात। दूसरी बात, मेरा दावा यह है, अब अगर बिहार की आप चर्चा करें दोबारा से, मैं आऊंगा क्योंकि और मेहमान भी है, इनको भी थोड़ा समय देना, लंबा वक्त। 10 सेकंड में बात खत्म करता हूं जी, 10 सेकंड में बात खत्म करता हूं। बिहार में जेडीयू के बिना जब बीजेपी लड़ी थी तो 2014 में 23 सीटें जीती थी। जब जेडीयू के साथ लड़ी, गठबंधन को ज्यादा सीटें देनी पड़ी तो सिर्फ 16 सीटें हासिल हुई। तो मेरा क्या कहना है, गठबंधन का फायदा जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को ही हो, गठबंधन का फायदा साथी टीम को भी होता है, साथी टीम को भी हो सकता है। चलिए, यश श्रीवास्तव अपने फायदे के लिए आ सकते हैं। यश श्रीवास्तव, आपके नेता तो कह रहे हैं कि देखिए 300 भी पार मुश्किल है, लेकिन अनिल कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जाने माने, वो तो कह रहे हैं कि 400 की क्या बात है, हम तो 435 तक आंकड़ा खींच सकता है। राहुल जी, मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे भी मेरी बात बिना रोके टोके कहने का मौका मिले। मेरे शो में ये चीज होती है यश जी, जब मैं बैठता हूं कुर्सी पर तो यकीन रखिए टोकम टोकाई नहीं होती। हाँ, बोलिए। मैं यही उम्मीद कर रहा हूं। सबसे पहली बात, अनिल कुमार शर्मा जी की ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटे जाएं। ये संघ प्रचारक जो भेष धर के आते हैं विश्लेषकों का, इनको शर्म आनी चाहिए। ईवीएम के घोटाले रोज सामने आ रहे हैं। बैलेट पेपर के साथ इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ एक आदमी जो अधिकारी बन के वहां आपको टाइम देंगे सर, पक्का। वो क्या हरकतें करता है? अभी आपने कहा था मुझे बिना रोके बोलने देंगे। मैं अनिल क्या हरकतें करता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या टिप्पणी करता है, ये हम सब जानते हैं। उसके बाद भी इनके जैसे लोग देश के सारे मुद्दों को ताक पे रख के न्यूज प्रोग्राम को रियलिटी शो बनाए बैठे हुए हैं। इनकी फिक्र सिर्फ इतनी है कि बीजेपी का आंकड़ा कैसे चढ़ जाएगा। क्या इन्होंने ये सोचा है कि देश में चुनाव और सरकारें चुनी जाती हैं, होते हैं ताकि देश के लोगों के लिए काम हो?
इन्हें मणिपुर नहीं दिखाई देता, इन्हें महिला पहलवान नहीं दिखाई देती, इन्हें कोई समस्या नहीं दिखाई देती, इन्हें करोड़ों बेरोजगार युवा नहीं दिखाई देते। ये यहां बैठ के आंकड़ा बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप ईवीएम से धांधली करना बंद कीजिए, आप सही काम करने वाले अफसरों को बैलेट पेपर पे पोजीशनिंग पर बिठाइए। ये अपनी गली का चुनाव नहीं जीत पाएंगे बीजेपी वाले, मैं कह रहा हूं यहां से। एक चुनाव नहीं जीत सकते, ये सारे चुनाव धांधली करके जीते हैं। और रहा सवाल कांग्रेस का और विपक्ष का, तो देखिए 10 साल में जनता की आंखें अच्छी तरह खुल गई हैं। ना तो 15 लाख मिले हैं, ना कुछ और मिला है, ना काला धन वापस आया है। नरेंद्र मोदी और गारंटी शब्द एक साथ सुनते ही लोगों की हंसी निकल जाती है। यह बात इस देश के लोगों को एक दूसरे से कहने में जो संकोच है, उसका एकमात्र कारण है इनके जैसे विश्लेषक और वो सोशल मीडिया या मीडिया के कुछ चैनल जो असली बात को लोगों के बीच में होने नहीं देते और लोग एक दूसरे की देखा देखी में चुप रहते हैं। इस समय यदि सारी जनता जिस तरह लद्दाख में खड़ी हुई है, यदि सारे देश की जनता खड़ी हो जाए, ये बीजेपी के नेता अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं जवाब ले लूं। धोखा किया है इन्होंने जनता। चलिए अब मैं अंकित शर्मा से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अंकित जी, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि चुनावों में धांधली का आरोप, और लोग ये कह रहे हैं कि जो चंडीगढ़ में हुआ वो एक नमूना है कि क्या कुछ चुनावों में होता है देश में। अंकित शर्मा, अंकित जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए अभिषेक वाजपेयी जी मैं आपके पास आऊंगा। बहुत नजरें आपके ऊपर भी टिकी हैं, अनिल कुमार जी ने भी आपका जिक्र किया। कहते हैं कि दिल्ली की अगर सत्ता का जो रास्ता है वो यूपी होकर ही गुजरता है। निगाहें आपके ऊपर हैं कि आप ये जो लहर है इसे कहां तक कितने पर सीमित कर पाते हैं। धन्यवाद राजेश जी। मैं आपके एक शब्द पे ऐतराज है मुझे, लहर जो आपने बात जी, तो मेरी अनिल जी कह रहे थे लहर से, जी उनका शब्द था, मैंने इस्तेमाल किया है सर कि वो लहर है। अच्छा, राम तो मंदिर की लहर है, मोदी जी की लहर है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो आप लहर शब्द का उपयोग ना कीजिए उनके लिए। चलिए ठीक है। देखिए अगर लहर शब्द का उपयोग करेंगे तो अलग भी चीजें चलेंगी, लेकिन मैं आपकी बात, और हमारे अनिल भाई ने भी कई चीजें, बड़े भाई हैं उन्होंने कई चीजें बोली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके। तो एक क्योंकि मोदी जी ने भी इतनी बातें कही, तो मुझे एक छोटी सी लाइन याद आ गई कि कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। बड़ी साधारण सी चीज है कि अगर उन्होंने 370 और 400 के पार कह रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस है, तो जैसा कि अभी आपने कहा भी और हमारे भाई यश ने भी कहा, तो मुझे शायद मुझे लगता है कि चंडीगढ़ की, पंजाब की वो घटना याद आ गई जहां पे किस तरीके से मेयर बना दिया गया। वो घटना बिल्कुल अपने आप में कॉन्फिडेंस के दम पे था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मेयर हमारा बनेगा, तो वो बना भी उनका। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी FIR दर्ज करने के लिए संबंधित अधिकारी के ऊपर बोला हुआ। ठीक है। अभी हमारे भाई अनिल जी ने एक बात बोली, जब उत्तर प्रदेश की बात आई तो उन्होंने कहा कि जब आपने इस बात को कहा कई जगह पे कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अगर सिनेरियो में बात की जाए तो विपक्ष के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। तो लेकिन आपके बातों को काटते हुए अनिल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है अनिल जी को अपने शब्दों पे सोचना चाहिए, विराम लगाना चाहिए, क्योंकि अगर देखेंगे तो चुनाव हम कैसे हारे या किसी को भी किसी से छुपा हुआ नहीं हुआ। 87 सीटें हम 200 से 500 वोटों से हारे राजेश जी। तो 87 सीटें अपने आप में 200 से 500 वोटों के अगर मार्जिन में हारी कोई व्यक्ति, आप पार्षद की चुनाव में भी 200 वोट से शायद हारा जाता है, और ये तो विधायकी का MLA का चुनाव था जहां पे 200 से 500 सीटों की जो वोटों के अंतर पे जो हार है उसे हार नहीं कहेंगे, उसे हराना जरूर कहा जाएगा। लेकिन पाने के लिए वक्त की बात। जी मैं ये पूछ रहा था, जल्दी से मुझे एक जवाब चाहिए था क्योंकि मुझे फिर ब्रेक पे भी जाना होगा। 5 सीटें आपके पास लोकसभा चुनाव में, कैसे माने और कैसे यकीन करें कि सपा जो है, साइकिल जो है वो रास्ता रोक पाएगी? देखिए हम तो देखिए अपने पुरानी चीजों से जुड़े हुए और माननीय नेताजी के अनुसरण पे चलने वाले लोग हैं, क्योंकि साइकिल बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। जितना वोट परसेंटेज, जितना वोट शेयरिंग मिला, उससे हम बिल्कुल गर्वान्वित हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, कि NDA को PDA हराएगा।
तो बिल्कुल एनडीए को पीडीए हराएगा, उसी पे हम काम कर रहे हैं, उसी चीजों पे आगे बढ़ रहे हैं। और जनता जनार्दन देख चुकी है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आप किसी चीज का जवाब नहीं दे पाते हैं। राजीव जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अपनी बात को विराम दूंगा उसके बाद जी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में एडवर्टीजमेंट बहुत है। आपने देखा कि 205 लाख करोड़ रुपए का देश के ऊपर कर्जा हो गया, दैट मीन्स कि 81% जीडीपी का। तो आप सोचिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मित्र से और जो अनिल जी बैठे उनसे भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से पूछें, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बताएं कि वो 205 लाख करोड़ कहां खर्च हुए हैं। ठीक है, बारे में उनको बस मेरा जल्दी से एक सवाल भी जान सके। ठीक है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा। उसके बाद अंकित शर्मा आपके पास आऊंगा। पीडीए आप कहते हैं, आपके नेता कहते हैं पीडीए जीतेगा, वहां पे राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया जीतेगा। देखिए इंडिया, देखिए बिल्कुल पीडीए जो पार्ट है वो इंडिया का ही पार्ट है। और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम वर्ग जितना भी है वो क्या इंडिया का पार्ट नहीं है? अगर उनके हक हुकूक की हम बात करें, क्या वो इंडिया के पार्ट नहीं है? हम सब बैठे हैं तो क्या इंडिया के पार्ट नहीं है? चलिए हम सब आगे मैं यश श्रीवास्तव आपके पास आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। मेरे पास, मैं सबको समय देता हूं। मेरे को एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। अंकित शर्मा भाई, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। कई तीखे सवाल हैं क्योंकि दो खास मेहमानों ने कई सवाल आपके ऊपर दागे हैं, कुछ सवाल इस पत्रकार के भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब की बार 400 पार, लेकिन कितना मुश्किल और कितना आसान, ये नारा प्रधानमंत्री मोदी का, यही समझने की कोशिश पिछले आधे घंटे से लगातार हम कर रहे हैं। अंकित शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता के पास हम जा नहीं पाए थे ब्रेक से पहले, सीधा ब्रेक के बाद उन्हीं का रुख करेंगे। अंकित शर्मा, कई सवाल हैं जो दागे गए हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सांसद हैं, वो कहते हैं कि ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी को पता होता है कि अब की बार इतनी सीटें आएंगी, ईवीएम के साथ ऐसी कौन सी सेटिंग है? वहीं यश श्रीवास्तव की भी बात करें। यश, मैं आपके पास आऊंगा भाई, आऊंगा, समय है मेरे पास, मैं आऊंगा आपके पास, तब जरूर दिखाइएगा। यश श्रीवास्तव का भी कहना है और साथ ही साथ सपा के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी का भी कहना है कि बीजेपी कैसे चुनाव जीतती है, चंडीगढ़ ने दिखा दिया है जो मेयर चुनाव में हुआ। जवाब दीजिएगा। देखिए, बात ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी जब हिमाचल में जीतती है, जब ईवीएम की बात नहीं करती जी, जब तेलंगाना में जीतती है तो ईवीएम की बात नहीं करती। लेकिन है या पिछले हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव देखे तो फिर ईवीएम आ जाता है। अब ये इनका वहम कौन निकाल पाएगा, कैसे निकाल पाएगा, ये हमारी समझ से तो परे हो चुकी हैं बातें। दूसरी बात, जनता प्रधानमंत्री जी को क्यों पसंद करती है, ये जो महत्वपूर्ण सवाल है, जिसमें मैं ये सम्मिलित कर दूंगा कि 400 पार क्यों। 400 पार इसलिए क्योंकि आप एक चाय के ठेले पे जाकर के जब चाय पीते हैं तो उसके बाद उसके पास एक यूपीआई रखा होता है। उसको वो जमाने लग गए कि 100 रुपए दो और फिर वो आपसे कहेगा बाबूजी मेरे पे तो खुले हैं नहीं। भारत मोदी जी को इसलिए पसंद करता है कि 65 वर्षों में जितने एयरपोर्ट कांग्रेस की और अन्य सरकारें नहीं दे पाई, पिछले 10 वर्षों में उससे कई गुना ज्यादा एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दिए। सबमरीन की हम बात करें, पनडुब्बियां जितने 65 सालों में देश में नहीं बना पाए, उससे ज्यादा पनडुब्बियां इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को मिली। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें तो पिछले 65 वर्षों में जितने 1000 किलोमीटर रोड बनी है और जो उनका बनने का एक पैटर्न रहा है, अगर उसको आप देखें तो पिछले 10 वर्षों में और पिछले 65 वर्षों में जो सड़कों का निर्माण हुआ है, देश वो भी देखता है। देश आज ये भी देख रहा है कि 65 वर्षों से हम हथियार इंपोर्ट करते थे जी, आज भारत गौरवशाली देश है। हम ब्रह्मोस का
सौदा कर रहे हैं, हम अपने अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं अंकित शर्मा जी आपको, बेच रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात भारत उस बात सुन तो लीजिए अंकित जब धारा 370 अंकित शर्मा जी मेरी भी सुन लीजिए, कोई और नहीं बोल कांग्रेस रहा है। और समाजवादी पार्टी कहती थी जी कि अगर इसको छू लिया जाए तो देश जल जाएगा। ठीक है, मैं कुछ बोल दूं आपसे, मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूं। देश तो किसान जो सीमा पे बैठे रहे, देश ने वो भी देखा, पहलवान जो बैठे रहे सर, देश ने वो भी देखा, जवान जो हैं OROP को लेकर जंतर मंतर पे है, देश वो भी देख रहा है, अग्निवीर को लेकर क्या कुछ हुआ वो भी तो देश ने देखा है। आपने कहा कि हम हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, आज भी सऊदी अरब को हम क्रॉस करके सबसे बड़े इंपोर्टर हैं सर हथियारों के। सच्चाई है, कभी हो सिपरी की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा वक्त अगर आपको मिले तो। देश ये भी तो देख रहा है सर अंकित जी। लेकिन देश ये भी देख रहा है कि 65 वर्षों में पहली बार ब्रह्मोस का हमने सौदा किया है। ब्रह्मोस आई कब थी सर? ब्रह्मोस बनी कब थी? देख रहा है 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं। 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, आप सोचिए कि 100% इंच बाय इंच ठीक चल सकता है तो वो भी असंभव है। त्रुटियां हर सरकार में हुई हैं, होती आई हैं, लेकिन इस सरकार में जिस तरीके से मोदी जी ने गवर्नेंस दिखाया है जी, और जो 65 सालों की सरकारों में जिस तरीके से 2G 3G स्पेक्ट्रम हुए हैं, कम से कम इस सरकार ने धांधलेबाजी इस देश में से बंद कर दी है। चलिए इसका जवाब दूंगा, लेकिन एक सपा प्रवक्ता ने सवाल पूछा था जब किसानों ने काला, अभिषेक जी ने कहा कि जीडीपी का 80% के आसपास कर्जा हो चुका है। सर अंकित जी, जीडीपी का 80% के आसपास कर्ज है आपके ऊपर, ये कहां से आया है, कैसे आप इससे चुकाएंगे? दोबारा बताएं। जीडीपी का 80% के आसपास कर्ज देश के ऊपर चढ़ चुका है। हर भारतीय जो इस देश के अंदर पैदा हो रहा है वो लाखों का कर्ज लेकर अपने सर पे पैदा हो रहा है, उसे कैसे चुकाएंगे सर? ये जो स्वर्णिम काल जिसे कहा जा रहा है, जिस तेजी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था दौड़ रही है और हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, और जहां तक आप कर्ज की बात कर रहे हैं तो इसका जो आदान प्रदान जिस तरीके से किया गया है उसका एक सेट पैटर्न हमारी सरकार ने तय किया है, और उस पे नहीं, आप समझिए मेरी बात को, जल्दी बोल दीजिए क्योंकि दोनों मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आने वाले जो स्वर्णिम काल जिसे 2039 वर्ष का नाम दिया गया है कि विकसित भारत का जो सपना देखा गया है वो सही पैटर्न पे चलते हुए 2039 में हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, 2039 तक कर्जा भी खत्म हो जाएगा और भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। बिल्कुल जी, अनिल कुमार गर्ग मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो ज्यादा उत्साहित हैं अपने अपने बात करने के लिए। यश और अभिषेक, मुझे लगता है यश के पास पहले आ जाता हूं। अभिषेक जी थोड़ी सी माफी। यश कहिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से कंप्लीट करिएगा, वक्त बहुत तेजी से। मैं जो आपको फोटो दिखा रहा था जी, वो ये है। गोवा में एक घटना हुई है, 9 वोट डाले थे, 17 वोट बीजेपी को मिले। तो ये इनके तमाम ये जो बैठ के यहाँ पे किसी कांच के गोले में देख के जो बताते रहते हैं इनके स्वयंभू चाणक्य और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, उसका सच ये है, ईवीएम में बिना धांधली किए, बिना अपने आदमियों को अफसर बनाए ये अपनी मोहल्ले का चुनाव नहीं जीतेंगे। मैं फिर कह रहा हूं। दूसरी बात, इनके कल का ठिकाना नहीं है। अंकित जी अपनी बात बोलते हुए हड़बड़ा रहे हैं, ठीक है, 1000 साल की बातें करते हैं संसद में। सच ये है राहुल राजेश जी कि हम सब 1000 साल बाद तो रहेंगे नहीं। अगली पीढ़ी का क्या होगा ये सवाल पूछने के लिए अगली पीढ़ी रहेगी, और ये जो अभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं ये सब के सब मर खप जाएंगे। तो वो बाद वाले, अगर मैं आपसे 2-3 चीजें, इंटरनल विजन, ठीक है, 2-3 चीजें मैं आपसे समझना चाहता हूं। राहुल गांधी आपके भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है, ममता बनर्जी टाटा बाय बाय कर देती है, बिहार में एंट्री करते हैं, नीतीश कुमार टाटा बाय बाय करते हैं, यूपी में भी अखिलेश जी के तेवर थोड़े से कड़क होते जा रहे हैं, वहां पर महाराष्ट्र से भी उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी के साथ जब तक सत्ता में थे बहुत अच्छा था। तो आप पहले अपने संगठन को तो जोड़िए, उसके बाद तो आप सपना देखेंगे कि 400 पार से कैसे प्रधानमंत्री मोदी को रोकना है। राजेश जी जल्दी से जवाब देखिए। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, देश की सरकारें, राजनीतिक पार्टियां, गठबंधन, ये सब अंततः देश के लोगों के लिए काम करने को बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जहां तक सवाल होता है कि विपक्ष एकजुट है या नहीं, ये सारे लोग जिनके हम अभी चर्चा कर रहे हैं,
ये सारे लोग कम से कम नरेंद्र मोदी के शासन से संतुष्ट तो नहीं है। नहीं है, चलिए ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, माफी चाहूंगा अभिषेक वाजपेयी जी के, मेरे पास दो मेहमान और हैं, समय सिर्फ 1 मिनट का है भाई जी, यश माफी चाहूंगा। अभिषेक वाजपेयी आप कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं भाई जी, मेरे पास 2 मिनट कहने दीजिए, फिर आप बोल लीजिए। चलिए बोलिए, केवल एक सेंटेंस बोलिए जी। बस इतना कहूंगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जी जनता के बीच में उतरे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति उनसे मिल सकता है। यदि इनके नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं तो उतर के दिखा दें जनता के। नहीं जरूरी होता, देश जोड़ने से पहले अपने संगठन को और अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ लेते तो शायद बेहतर नतीजे मिलते। लेकिन अभिषेक वाजपेयी कुछ आप कहना चाहते थे, कहिए जल्दी से सर। राजेश जी जब हमारे भाई अंकित जी बोल रहे थे तो मुझे एक छोटी सी लाइन याद आ गई। नीम के रस में मिला जब जहर तो मीठा हो गया, झूठ इस कदर बोला कि सच्चा हो गया, इतना सच बोल कि होठों की तबस्सुम ना बुझे, रोशनी खत्म ना कर आगे अंधेरा हो जाएगा। आपने ब्रह्मोस की बात कही तो हमारे मित्र ब्रह्मोस का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हमें देखिए समझना पड़ेगा कि जब 400 के पार का आप लक्ष्य लेते हैं तो किस पैटर्न पे आप ले रहे हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। लेकिन जब हमारे मित्र ने बात कही तो मुझे लगता है कि उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब एक तरफ सत्ता हो और दूसरी तरफ उसको काम करने वाले लोग, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने जो काम किए हैं आपको उन कामों को गिनाना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी भी पैटर्न पे देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने काम नहीं गिनाए हैं। अगर उन्होंने कहा उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना का क्या हाल शुरू हुआ यह आपने देखा। आवास योजना की जो प्रधानमंत्री आवास योजना बोलते हैं, किसकी मैं 30 सेकंड में अगर आपसे ये देखिए, समय थोड़ा सा कम है अभिषेक, अगर मैं समझना चाहूँ काम नहीं गिनाए तो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इतनी बड़ी जीत ऐसे थोड़ी मिल गई, कुछ तो है ना जो लोगों को मिल रहा है। राजेश जी झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। राजेश जी झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है, हम सब ये बात को जानते हैं। अगर काम गिनाया होता तो शायद धर्म के नाम पे आप वोट ना मांग रहे होते। ठीक है, चलिए मेरे पास आखिरी 30 सेकंड बचे, माफी चाहूंगा। अनिल कुमार जी आपको पूरा समय देना चाहिए। सर मैं क्या करूं, समय मेरे पास का नहीं है, बहुत रफ्तार से घड़ियां भागती हैं सर, कोशिश करूंगा अगली बार घड़ी को रोक के रखूं। आखिरी पॉइंट अनिल जी, जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में हुआ, क्या वो एक सवाल खड़ा कर रहा है इस देश के लोकतंत्र पर? राजेश जी मेरा ये कहना है, सबसे पहले तो अगर मेरी बात से मैं शुरुआत आपसे की थी सर, अंत भी आपके साथ कर रहा हूं, शुरुआत भी आपके साथ और अंत भी आपके साथ। देखिए इससे बड़ी बात क्या होगी। अभिषेक जी मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उन्होंने भाषा की मर्यादा रखी। मैं अपने कांग्रेसी साथी से कहूंगा आप इत्तेफाक ना रखिए, लेकिन कम से कम भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। ठीक है, आपके लिए अच्छा है, अभी बहुत उम्र है आपकी। दूसरी बात, आपने जो बात कही, देखिए अगर चुनाव आयोग पर सवाल है और न्यायालय पे सवाल है तो ये भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या एनडीए पे सवाल नहीं है। मैंने लोकतंत्र की बात कही सिस्टम पे सवाल है सर, मैंने लोकतंत्र की बात कही। अनिल कुमार जी मैंने कहा कि लोकतंत्र पे सवाल खड़ा हो चुका है। अनिल जी आप मैं यही कह रहा हूँ, अगर चुनाव आयोग पे सवाल है और खुल करके आप कहिए, सवाल है, चिन्ह मत उठाइए, खुल करके आप विरोध कीजिए। देखिए देश संविधान से चलता है, यही बात तो कह रही कि आप विपक्ष की चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग उसका मालिक होता है, वहाँ किया गया वो गलत था। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इसमें तो सबको मिलकर काम करना चाहिए, विरोध कीजिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम राजनीतिक दल चंडीगढ़ में उतरे एक साथ, विरोध आप कीजिए। यस, और बीजेपी भी उसमें शामिल हो, बिल्कुल ये सारे लोग शामिल हो और ये तय करें कि आखिर चुनाव आयोग ने गलती की तो क्यों की, और जिसने गलती इसको बीजेपी से पहले आप। चलिए शुक्रिया आपका, शुक्रिया यश श्रीवास्तव, अभिषेक वाजपेयी, अंकित शर्मा, अनिल कुमार गर्ग, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, जल्दी से आपको वो सुना देते हैं। ऑडियो नहीं है, उस वीडियो को कितने न्यूज चैनल अपनी खबरों में चलाएंगे और उस वीडियो की क्या कीमत है और उस वीडियो का क्या फायदा है। ये तो एक साधारण बात है, ईडी वाले क्या सबको बेवकूफ समझते हैं? और ये जो स्टेटमेंट ईडी की तरफ से आया है, कौन ये स्टेटमेंट दे रहा है? ना किसी का साइन, ना किसी अधिकारी का नाम, ऐसे स्टेटमेंट दी जाता है। देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, अरे ठोक के प्रेस रिलीज दो, अफसर का नाम लिखो,
आधिकारिक तौर पे बोलना कौन बोल रहा है? ये तो कल को डिनाई कर देंगे कोर्ट के अंदर कि हमने दिया ही नहीं। जैसे एलजी साहब ने 2 हफ्ते पहले कोर्ट में कह दिया डीसीपीसीआर के मामले में कि जो खबर अखबारों में रोज छपती है, बड़ी बड़ी छपी, दिल्ली बाल आयोग को पैसा बंद किया जाएगा, एलजी साहब ने बोल दिया कि ये तो हमने कभी कहा ही नहीं है। तो ईडी कल बोल देगी या ईडी बताएं कि ये ईडी का आधिकारिक बयान है और फला अफसर जो हैं या फला मंत्री, होम मिनिस्टर दे रहे हो, फाइनेंस मिनिस्टर का बयान हो, ये तो आ जाए लिखा हुआ। साफ साफ कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं ताकि घुमा फिरा के केंद्र सरकार बात ना करे। सुप्रीम कोर्ट ऑन 2 दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 को क्या कहा? केस था परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह एंड अदर्स। पैरा 17 पे साफ साफ कोर्ट ने कहा, द कोर्ट सेज दैट सीसीटीवीज विद ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग मस्ट बी द पार्ट ऑफ एवरी इन्वेस्टिगेशन so that if investigating agency is using force during the investigation, the same can be caught. It is also to ensure that if there is any discrepancy between the statement made by the witness during the investigation and the signed statement submitted before the court is same or not. तो बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब की बार 400 पार, लेकिन कितना मुश्किल और कितना आसान, ये नारा प्रधानमंत्री मोदी का, यही समझने की कोशिश पिछले आधे घंटे से लगातार हम कर रहे हैं। अंकित शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता के पास हम जा नहीं पाए थे ब्रेक से पहले, सीधा ब्रेक के बाद उन्हीं का रुख करेंगे। अंकित शर्मा, कई सवाल हैं जो दागे गए हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सांसद हैं, वो कहते हैं कि ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी को पता होता है कि अब की बार इतनी सीटें आएंगी, ईवीएम के साथ ऐसी कौन सी सेटिंग है? वहीं यश श्रीवास्तव की भी बात करें। यश, मैं आपके पास आऊंगा भाई, आऊंगा, समय है मेरे पास, मैं आऊंगा आपके पास, तब ये जरूर दिखाइएगा। यश श्रीवास्तव का भी कहना है और साथ ही साथ सपा के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी का भी कहना है कि बीजेपी कैसे चुनाव जीतती है चंडीगढ़ ने दिखा दिया है, जो मेयर चुनाव में हुआ। जवाब दीजिएगा। देखिए, बात ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी जब हिमाचल में जीतती है, जब ईवीएम की बात नहीं करती जी, जब तेलंगाना में जीतती है तो ईवीएम की बात नहीं करती, लेकिन है या पिछले हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव देखे तो फिर ईवीएम आ जाता है। अब ये इनका वहम कौन निकाल पाएगा, कैसे निकाल पाएगा, ये हमारी समझ से तो परे हो चुकी हैं बातें। दूसरी बात, जनता प्रधानमंत्री जी को क्यों पसंद करती है, ये जो महत्वपूर्ण सवाल है, जिसमें मैं ये सम्मिलित कर दूंगा कि 400 पार क्यों। 400 पार इसलिए क्योंकि आप एक चाय के ठेले पे जाकर के जब चाय पीते हैं तो उसके बाद उसके पास एक यूपीआई रखा होता है, उसको वो जमाने लग गए कि 100 रुपए दो और फिर वो आपसे कहेगा बाबूजी मेरे पे तो खुले हैं नहीं। भारत मोदी जी को इसलिए पसंद करता है कि 65 वर्षों में जितने एयरपोर्ट कांग्रेस की और अन्य सरकारें नहीं दे पाई, पिछले 10 वर्षों में उससे कई गुना ज्यादा एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दिए। सबमरीन की हम बात करें, पनडुब्बियां जितने 65 सालों में देश में नहीं बना पाए, उससे ज्यादा पनडुब्बियां इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को मिली। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें तो पिछले 65 वर्षों में जितने 1000 किलोमीटर रोड बनी है और जो उनका बनने का एक पैटर्न रहा है, अगर उसको आप देखें तो पिछले 10 वर्षों में और पिछले 65 वर्षों में जो सड़कों का निर्माण हुआ है, देश वो भी देखता है। देश आज ये भी देख रहा है कि 65 वर्षों से हम हथियार इंपोर्ट करते थे जी, आज भारत गौरवशाली देश है। हम ब्रह्मोस का
सौदा कर रहे हैं, हम अपने अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं अंकित शर्मा जी आपको, बेच रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात भारत उस बात सुन का तो दबाव बना लीजिए जब धारा 370 अंकित शर्मा जी, मेरी भी सुन लीजिए, कोई और नहीं बोल कांग्रेस रहा है। और समाजवादी पार्टी कहती थी कि अगर इसको छू लिया जाए तो देश जल जाएगा। ठीक है, मैं कुछ बोल दूं आपसे, मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूं। देश तो किसान जो सीमा पे बैठे रहे, देश ने वो भी देखा, पहलवान जो बैठे रहे सर, देश ने वो भी देखा, जवान जो हैं OROP को लेकर जंतर मंतर पे है, देश वो भी देख रहा है, अग्निवीर को लेकर क्या कुछ हुआ वो भी तो देश ने देखा है। आपने कहा कि हम हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, आज भी सऊदी अरब को हम क्रॉस करके सबसे बड़े इंपोर्टर हैं सर हथियारों के, सच्चाई है। कभी हो सिपरी की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा वक्त अगर आपको मिले तो। देश ये भी तो देख रहा है सर अंकित जी। लेकिन देश ये भी देख रहा है कि 65 वर्षों में पहली बार ब्रह्मोस का हमने सौदा किया है। ब्रह्मोस आई कब थी सर, ब्रह्मोस बनी कब थी? नहीं देख रहा है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं। 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, आप सोचिए कि 100% इंच बाय इंच ठीक चल सकता है तो वो भी असंभव है। त्रुटियां हर सरकार में हुई हैं, होती आई हैं, लेकिन इस सरकार में जिस तरीके से मोदी जी ने गवर्नेंस दिखाया है जी, और जो 65 सालों की सरकारों में जिस तरीके से 2G 3G स्पेक्ट्रम हुए हैं, कम से कम इस सरकार ने धांधलेबाजी इस देश में से बंद कर दी है। चलिए इसका जवाब दूंगा, लेकिन एक सपा प्रवक्ता ने सवाल पूछा था जब किसानों ने अभिषेक जी ने कहा कि जीडीपी का 80% के आसपास कर्जा हो चुका है। सर अंकित जी, जीडीपी का 80% के आसपास कर्ज है आपके ऊपर, ये कहां से आया है, कैसे आप इसको चुकाएंगे? दोबारा बताएं। जीडीपी का 80% के आसपास कर्ज देश के ऊपर चढ़ चुका है। हर भारतीय जो इस देश के अंदर पैदा हो रहा है वो लाखों का कर्ज लेकर अपने सर पे पैदा हो रहा है, उसे कैसे चुकाएंगे सर? ये जो स्वर्णिम काल जिसे कहा जा रहा है, जिस तेजी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था दौड़ रही है और हम विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, और जहां तक आप कर्ज की बात कर रहे हैं तो इसका जो आदान प्रदान जिस तरीके से किया गया है उसका एक सेट पैटर्न हमारी सरकार ने तय किया है, और उस पे नहीं, आप समझिए मेरी बात को, जल्दी बोल दीजिए क्योंकि दोनों मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आने वाले जो स्वर्णिम काल जिसे 2039 वर्ष का नाम दिया गया है कि विकसित भारत का जो सपना देखा गया है वो सही पैटर्न पे चलते हुए 2039 में हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, 2039 तक कर्जा भी खत्म हो जाएगा और भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। बिल्कुल जी, अनिल कुमार गर्ग मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो ज्यादा उत्साहित हैं अपने अपने बात करने के लिए। यश और अभिषेक, मुझे लगता है यश के पास पहले आ जाता हूं। अभिषेक जी थोड़ी सी माफी। यश कहिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से कंप्लीट करिएगा, वक्त बहुत तेजी से। मैं जो आपको फोटो दिखा रहा था जी, वो ये है। गोवा में एक घटना हुई है, 9 वोट डाले थे, 17 वोट बीजेपी को मिले हैं। तो ये इनके तमाम ये जो बैठ के यहाँ पे किसी कांच के गोले में देख के जो बताते रहते हैं इनके स्वयंभू चाणक्य और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, उसका सच ये है, ईवीएम में बिना धांधली किए, बिना अपने आदमियों को अफसर बनाए ये अपनी मोहल्ले का चुनाव नहीं जीतेंगे। मैं फिर कह रहा हूं। दूसरी बात, इनके कल का ठिकाना नहीं है। अंकित जी अपनी बात बोलते हुए हड़बड़ा रहे हैं, ठीक है, 1000 साल की बातें करते हैं संसद में। सच ये है राजेश जी कि हम सब 1000 साल बाद तो रहेंगे नहीं। अगली पीढ़ी का क्या होगा ये सवाल पूछने के लिए अगली पीढ़ी रहेगी, और ये जो अभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं ये सब के सब मर खप जाएंगे। तो वो बाद वाले, अगर मैं आपसे दो तीन चीजें इंटरनल विजन, ठीक है, 2-3 चीजें मैं आपसे समझना चाहता हूं। राहुल गांधी आपके भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है, ममता बनर्जी टाटा बाय बाय कर देती है। बिहार में एंट्री करते हैं, नीतीश कुमार टाटा बाय बाय करते हैं। यूपी में भी अखिलेश जी के तेवर थोड़े से कड़क होते जा रहे हैं। वहां पर महाराष्ट्र से भी उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी के साथ जब तक सत्ता में थे बहुत अच्छा था। तो आप पहले अपने संगठन को तो जोड़िए, उसके बाद तो आप सपना देखेंगे कि 400 पार से कैसे प्रधानमंत्री मोदी को रोकना है। राजेश जी जल्दी से जवाब देखिए। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, देश की सरकारें, राजनीतिक पार्टियां, गठबंधन, ये सब अंततः देश के लोगों के लिए काम करने को बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जहां तक सवाल होता है कि विपक्ष एकजुट है या नहीं, ये सारे लोग जिनके हम अभी चर्चा कर रहे हैं,
ये सारे लोग कम से कम नरेंद्र मोदी के शासन से संतुष्ट तो नहीं है। नहीं है, चलिए ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, माफी चाहूंगा अभिषेक वाजपेयी जी के, मेरे पास दो मेहमान और हैं, समय सिर्फ 1 मिनट का है भाई जी, यश माफी चाहूंगा। अभिषेक वाजपेयी आप कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं भाई जी, मेरे पास 2 मिनट कहने दीजिए, फिर आप बोल लीजिए। चलिए बोलिए, केवल एक सेंटेंस बोलिए जी। बस इतना कहूंगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जी जनता के बीच में उतरे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति उनसे मिल सकता है। यदि इनके नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं तो उतर के दिखा दें जनता के। नहीं जरूरी होता, देश जोड़ने से पहले अपने संगठन को और अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ लेते तो शायद बेहतर नतीजे मिलते। लेकिन अभिषेक वाजपेयी कुछ आप कहना चाहते थे, कहिए जल्दी से सर। राजेश जी जब हमारे भाई अंकित जी बोल रहे थे तो मुझे एक छोटी सी लाइन याद आ गई। नीम के रस में मिला जब जहर तो मीठा हो गया, झूठ इस कदर बोला कि सच्चा हो गया, इतना सच बोल कि होठों की तबस्सुम ना बुझे, रोशनी खत्म ना कर आगे अंधेरा हो जाएगा। आपने ब्रह्मोस की बात कही तो हमारे मित्र ब्रह्मोस का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हमें देखिए समझना पड़ेगा कि जब 400 के पार का आप लक्ष्य लेते हैं तो किस पैटर्न पे आप ले रहे हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। लेकिन जब हमारे मित्र ने बात कही तो मुझे लगता है कि उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब एक तरफ सत्ता हो और दूसरी तरफ उसको काम करने वाले लोग, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने जो काम किए हैं आपको उन कामों को गिनाना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी भी पैटर्न पे देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने काम नहीं गिनाए हैं। अगर उन्होंने कहा उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना का क्या हाल शुरू हुआ यह आपने देखा। आवास योजना की जो प्रधानमंत्री आवास योजना बोलते हैं, किसकी मैं 30 सेकंड में अगर आपसे ये देखिए, समय थोड़ा सा कम है अभिषेक, अगर मैं समझना चाहूँ काम नहीं गिनाए तो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इतनी बड़ी जीत ऐसे थोड़ी मिल गई, कुछ तो है ना जो लोगों को मिल रहा है। राजेश जी झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। राजेश जी झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है, हम सब ये बात को जानते हैं। अगर काम गिराया होता तो शायद धर्म के नाम पे आप वोट ना मांग रहे होते। ठीक है, चलिए मेरे पास बस आखिरी 30 सेकंड बचे, माफी चाहूंगा। अनिल कुमार जी आपको पूरा समय देना चाहिए। सर मैं क्या करूं, समय मेरे पास का नहीं है, बहुत रफ्तार से घड़ियां भागती हैं सर, कोशिश करूंगा अगली बार घड़ी को रोक के रखूं। आखिरी पॉइंट अनिल जी, जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में हुआ, क्या वो एक सवाल खड़ा कर रहा है इस देश के लोकतंत्र पर? राजेश जी मेरा ये कहना है, सबसे पहले तो अगर मेरी बात से मैं शुरुआत आपसे की थी सर, अंत भी आपके साथ कर रहा हूं, शुरुआत भी आपके साथ और अंत भी आपके साथ। देखिए इससे बड़ी बात क्या होगी। अभिषेक जी मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उन्होंने भाषा की मर्यादा रखी। मैं अपने कांग्रेसी साथी से कहूंगा आप इत्तेफाक ना रखिए, लेकिन कम से कम भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। ठीक है, आपके लिए अच्छा है, अभी बहुत उम्र है आपकी। दूसरी बात, आपने जो बात कही, देखिए अगर चुनाव आयोग पर सवाल है और न्यायालय पे सवाल है तो ये भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या एनडीए पे सवाल नहीं है। मैंने लोकतंत्र की बात कही सिस्टम पे सवाल है सर, मैंने लोकतंत्र की बात कही। अनिल कुमार जी मैंने कहा कि लोकतंत्र पे सवाल खड़ा हो चुका है। अनिल जी आप मैं यही कह रहा हूँ, अगर चुनाव आयोग पे सवाल है और खुल करके आप कहिए, सवाल है, चिन्ह मत उठाइए, खुल करके आप विरोध देखिए देश संविधान से चलता है। यही बात तो कह रही कि आप विपक्ष की चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग उसका मालिक होता है, वहाँ की सरकार नहीं होती। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इसमें तो सबको मिलकर काम करना चाहिए। विरोध उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम राजनीतिक दल चंडीगढ़ में उतरे एक साथ। विरोध आप कीजिए। यस, और बीजेपी भी उसमें शामिल हो, बिल्कुल ये सारे लोग शामिल हो और ये तय करें कि आखिर चुनाव आयोग ने गलती की है तो क्यों की है, और जिसने गलती इसको बीजेपी से पहले आप। चलिए शुक्रिया आपका, शुक्रिया यश श्रीवास्तव, अभिषेक वाजपेयी, अंकित शर्मा, अनिल कुमार गर्ग, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ खास